हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन दिनों आप सभी लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग जो प्लेटफॉर्म की तरफ से जो बी स्पेशल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट लॉन्च हुआ है, इसके प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट 3 में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर देते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और पहला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जापान भारत समुद्री अभ्यास जिम्बेक्स 24 वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, 2024 ईस्वी का था ये प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे जापान और जो भारत है ना, समुद्री अभ्यास है। ठीक है, यानी दोस्तों आपको पता है कि भारत और अन्य देशों के बीच में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, यानी कि सैन्य एक्सरसाइज होती है, जिसमें एक हमारे पास है जिम्बेक्स। ठीक है, नाम से स्पष्ट है जिम्बेक्स, यानी कि जापान और इंडिया। जापान और इंडिया के सहयोग मिल करके क्या होता है, जिम्बेक्स होता है। और इसका आयोजन दोस्तों इस बार हुआ है 2024 में। ये आपके योकोसुका यानी कि जापान में हुआ है। कहाँ पे, जापान हुआ है। और दोस्तों एडिशन कौन सा था हमारे पास, तो इस एडिशन की हम बात करें तो ये 8वां एडिशन था इस बार का, 2024 में जो हुआ था। कहाँ पे, जापान हुआ था। आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास अभ्यास, जैसे कि हमारे पास सूर्य किरण हो जाएगा। तो सूर्य किरण अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में स्थित है, तो सूर्य किरण आपके पास दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण हो जाएगा। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण हो जाएगा। साथ ही आप हैंड इन हैंड आप जानेंगे, तो ये कौन सा होगा, भारत और चाइना के बीच में, यानी इंडिया और चाइना के बीच में हैंड इन हैंड होता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आने वाले वीडियो में आपको हम बताते चलेंगे, तो आगे आप देखते रहिएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था। दोस्तों, आपको पता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसमें आपके क्या होते हैं, तो विधानसभा के विधानसभा के जो है मतलब सदस्य शामिल होते हैं, जो सिर्फ कौन होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा प्लस में कौन होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें पहले जो था ना, दिल्ली और पुदुचेरी को शामिल नहीं किया गया था। बाद में दोस्तों एक संविधान संशोधन होता है, वो दोस्तों कब होता है, 70वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन होता है कब, 1992 ईस्वी में। और इसी के तहत जो है ना, वो राष्ट्र और जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास हो जाएगा। 70वां संविधान संशोधन 1992 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इस संविधान जो 1992 में हुआ था, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को अनुच्छेद का हम बात करें अगर आर्टिकल, तो आर्टिकल दोस्तों 54 कौन सा है, आर्टिकल 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों संविधान में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला दोस्तों कब हुआ था, 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है संविधान में। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका संविधान से हमारे देश के संविधान में संविधान संशोधन को जोड़ा गया है। और इसका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 368 जो है ना, 368 में संविधान संशोधन की चर्चा की गई है। ठीक है, इतनी बातें हो चुकी हैं, तो ऑप्शन बी हमारे प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये 4 साल पे इवेंट आता है। अब कब आएगा, 2024-28 में आएगा। जब तक 28 तक एग्जाम होते रहेगा ना, तो कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से बनते रहेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनने ही बनेंगे, ये तो कन्फर्म है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 से भारतीय ध्वजवाहक शरद कमल होंगे। दूसरा है कि मेरी कॉम को सेल्फ डिमिशन के रूप में नामित किया गया। और तीसरा पास है कि पेरिस ओलंपिक 2024 से 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में होंगे। तो इसमें क्या रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ जो है दोस्तों
हमारे पास सभी कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर में जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था, इससे जो भारतीय ध्वजवाहक थे वो शरद कमल होंगे। ये बातें बिल्कुल सही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। मेरी कॉम को सेल्फ डिमिशन के रूप में चुना गया दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों मेरी कॉम कौन है, तो ये मुक्केबाज हो जाएंगी भारत की, ठीक है। ये कहाँ के, मणिपुर की है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक जो है ये पेरिस के राजधानी फ्रांस राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। ये भी बात यहाँ पे बिल्कुल सही है। यानी आप देखेंगे तो सभी कथन यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ सशस्त्र बलों के लिए समर्पित टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए समझौता किया है। दोस्तों टेली मानस सेल यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे आप लोग, यहाँ पे क्या होगा, रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में ये समझौता किया गया है टेली मानस को लेकर के। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। क्या है कि विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है। तो दोस्तों ये प्रश्न ना जाने कितने एग्जाम में तक पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि विश्व प्रसिद्ध जो कांसे की नर्तकी है, नर्तकी प्रतिमा है, इसका संबंध किससे है दोस्तों। इसका संबंध है आपके पास सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे, सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों ये संबंधित है। और दोस्तों ये कांसे की मूर्ति जो है ना, ये कहाँ मिलता है, आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदारो से जो है आपको ये कांसे की मूर्ति देखने को मिलती है, जो किसके अंतर्गत आता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये जो नर्तकी है ना, नृत्यांगना, इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए आपसे कितनी होती है, तो दोस्तों 10.5 सेंटीमीटर का ये जो है ना आपके हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो अखिल भारतीय जो हरिजन संघ है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी 1932 में। आप सभी लोग ध्यान रखें दोस्तों, जो महात्मा गांधी जी है इनके द्वारा 1932 में हरिजन संघ की स्थापना करी गई थी, ठीक है। और दोस्तों हरिजन पत्रिका की हम बात करें, अगर एक होता है हरिजन पत्रिका, तो हरिजन जो पत्रिका है ना, ये किसके द्वारा निकाला गया था, तो हरिजन पत्रिका भी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा ही प्रकाशित निकाला गया था, ठीक है। और दोस्तों जो दलित को जो है ना, दलित को पहले आप दलित था ना, महादलित इसको बोलते हैं। तो दलित को जो हरिजन नाम दिया था ना, किसने दिया था, हरिजन। हरिजन किसको नाम दिया था, तो दलित को जो हरिजन नाम दिया था वो महात्मा गांधी द्वारा ही दिया गया था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जो दलित है ना, आप लोग आप सभी के गांव में होंगे, महादलित जिसे बोल सकते हैं। तो अब उसको दलित नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हरिजन बोलते हैं। तो हरिजन बोलते हैं, तो किसने कहा ये नाम चेंज किया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही ये बातें कही गई थी, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। कह रहा है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु व लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश में अवस्थित होते हैं। तो आपने 10th में पढ़ा होगा इस बात को। तो दोस्तों ये किसमें होते हैं, समान समतल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब जो होता है ना, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपने 10th के ऑप्टिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ना प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं, तो हम 7 जून को प्रतिवर्ष जो है ना विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 7 जून को। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 2024 की हम बात करें, थीम क्या था, तो खाद्य सुरक्षा और प्रत्याशित के लिए तैयारी, ये 2024 का थीम था, ठीक है। और 5 जून दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना, विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न से बनी थी। तो दोस्तों एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, मतलब बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन दोस्तों इसे क्या बोलते थे ना, इसकी किस्मत बहुत खराब थी। पढ़े लिखे बहुत थे, विद्वान बहुत था, ज्ञान बहुत था, लेकिन दोस्तों इस कोई भी काम करते था ना, तो वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता था, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि ज्ञान आपके पास होगा, लेकिन आपके पास किस्मत भी साथ नहीं रहेगा ना, तब तक आप सफल नहीं हो पाइएगा। कितना आप मेहनत कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत साथ जो है ना देता ही देता है दोस्तों। 0.1% मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यदि आपके पास किस्मत साथ देगा तो आपको जॉब होगा। बाकी दोस्तों बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो बहुत दिनों से पॉइंट पॉइंट लेकर के कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, तो उसकी किस्मत वहाँ पे साथ नहीं देता है दोस्तों, ठीक है। तो लक दोस्तों बहुत वेरी करता है, यहाँ पे बहुत मायने रखता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न से बनी हुई थी। टोकन मुद्रा दोस्तों किससे बनी हुई थी, आपको बताना होगा। दोस्तों सस्ती धातु या चीप मेटल से जो टोकन मुद्रा बनी हुई थी, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के इस प्रावधान को किस संविधान से लिया गया है।
तो दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने देश के संविधान में अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, तो मूल कर्तव्य की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो मूल कर्तव्य दोस्तों क्या होता है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है। ये दोस्तों हम कहाँ से लिए हैं, तो हमारे पास सोवियत संघ के संविधान से हमारे देश के संविधान में लिया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये किसकी समिति की अनुशंसा पर ली गई थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसी के तहत जो है ना मौलिक अधिकार को हमारे देश के संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें इसका भाग कौन सा हो जाएगा, तो भाग दोस्तों 4 के 1 हो जाएगा और अनुच्छेद दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 51 के 1 में इसकी चर्चा की गई है। आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला आपके पास रीजनिंग का सवाल है, या से मैथ्स भी बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। तो उनकी आयु का अंतर वर्ष में ज्ञात कीजिए, उसका आयु का अंतर कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी दोस्तों बात है, आप इसे एक्स भी मान सकते हैं, बाकी आप इसे रेशो से बना सकते हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप लोग बताइए। आप लोग कैसे बताइएगा, हम बना देते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि 4 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है, 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 है। ठीक है, देखिए राम है और श्याम है, इसकी जो रेशियो है आयु का अनुपात कब है, 4 वर्ष पहले का दे रखा है दोस्तों। 4 वर्ष पूर्व का कितना दे रखा है हमारे पास, तो 13:9 दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब से 8 वर्ष के बाद, यानी कि 8 वर्ष के बाद दोस्तों आफ्टर 8 ईयर्स कितना हो जा रहा है, तो 4:3 हो रहा है। ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे ना, इन दोनों का जो अंतर होगा दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों का अंतर जो होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखिएगा। तो 4 में से 3 का कितना हो जाएगा, 1, 1 यहाँ गुना कर दीजिए। फिर 13 और 9 का अंतर जो होगा इसको यहाँ गुना करना है। तो 13 में से 9 का कितना 4 बचेगा, इसको गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए आप लोग, तो देखिए लिख दीजिए, गुना कीजिए। 13 गुना 1 13, S2 कितना हो जाएगा, 9 गुना 1 9। यहाँ कीजिए 4 चौके 16, अनुपात 4 तिया 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर है, यानी 3 का अंतर दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा। देखिए 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 4 12, तो 12 वर्ष हो गया ना। यानी 3 की वैल्यू 12 दे रखी है, तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब 4 जो है ना इसमें हमको इसमें पुट करना है, इसको हमको भूल जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है हमको। अब हमको 4 इस पे पुट करना है। तो देखिए 13 चौके कितना होगा 52 हो जाएगा ना, 9 चौके कितना होगा 36 हो जाएगा, 36। यानी कि हमारे पास जो है ना राम 52 साल का है और श्याम जो है 36 साल का है। तो कह रहा है कि अंतर बताओ। तो 52 में जब 36 घटा देंगे दोस्तों कितना बचेगा, तो 52 छः हो गया 6, यानी कि 16 बचेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप सभी लोग इसे बना लिए होंगे और समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, कह रहा है कि आहार विशेषज्ञ उच्च रक्त शर्करा। ठीक है, तो आहार जो है ना, आहार विशेषज्ञ संबंधित है। तो जो उच्च रक्त शर्करा है किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों, जो डायबिटीज होता है ना, हाई ब्लड शुगर, ये किससे संबंधित होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये होता है किससे, मधुमेह चिकित्सक से संबंधित हो जाएगा। अगला एक सवाल है दोस्तों, ये श्रृंखला है, आपको पूर्ण करना है। 19 26 है, इसके बाद 46 है, 59 है, 74 है। तो यहाँ पे क्या आएगा आप देखेंगे, 19 साल कितना होता है 26। ठीक है, 7 + 2 9 कितना होगा, 36 9 45। अब देखिए दो दो बढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब 7 9 11 बढ़ाएंगे ना। जब 45 में हम 11, एक सेकंड, 26 9 कितना होता है 35 होता है ना दोस्तों, 35 होगा यहाँ पे। और फिर अब हमको क्या करना है, 11 जोड़ना है। तो 46 हो रहा है क्या, देखते हैं। 11 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, दो दो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 35 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि थर्मामीटर जो है तापमान से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन पेयर बनाता है यहाँ पे। तो दोस्तों जो वोल्टमीटर होता है ना, ये किससे होता है, वोल्टेज से संबंधित है। वोल्टमीटर जो है ना वोल्टेज मापने का काम करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर को देखते हुए विनीता ने कहा, विनीता कह रही है किसको, महिला की तस्वीर को देखते हुए, कि वह मेरे पिता के भाई यानी कि मेरे चाचा के पिता, यानी कि मेरे पिता, मेरे चाचा के भाई, सॉरी, वह मेरे पिता के भाई मतलब चाचा हुआ ना, चाचा के पिता कौन है, दादा हो जाएंगे। मेरे दादा की पत्नी कौन है, दादी हो जाएंगी। तो तस्वीर में दिख रही महिला जो है विनीता से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो विनीता के कौन हो जाएगी, तो दादी हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा हमारा। पढ़ते पढ़ते आंसर आ गया हमारे पास। निम्न अक्षरों के समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपके पास एक यहाँ पे दे रखा है कौन सा 3 सम्मिलित होगा, एक सम्मिलित नहीं होगा। आपको वही चूज करना है जो सम्मिलित यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे
तो एक्स यू आर यू इसमें क्या है ना, वॉवेल है, यू वॉवेल है यहाँ पे देखिएगा तो ए वॉवेल है, यहाँ पे देखेंगे तो ई और वो क्या है यहाँ पे वॉवेल दे रखा है। बाकी दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा जो लेटर है वो वॉवेल नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं होगा। देखिए इसमें कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं होगा, आपको ये चूज करना है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो ऑप्शन हो जो दोस्तों बी हमारे पास है ना, यही क्या होगा, ये सुमेलित नहीं होगा, बाकी अन्य सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नीचे दिए गए विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 9 है, 72 है, 243 है, आगे क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे इसका 9 हुआ ना जोड़ करके, 9 7 2 कितना होता है 9। ठीक है, 4 3 7 2 9, यानी कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर 9 आएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 5 2 7 1 8 1 9, ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 5000 है, इसमें प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि एवं अगले वर्ष 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। सिंपल दोस्तों बात हमारे पास है, 5000 जनसंख्या है, ठीक है, पहली बार। अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10% वृद्धि को 110 कर देंगे, बटे 100 कर देंगे। फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% कर देंगे, 2 साल हो गया ना, ये फर्स्ट साल हो गया, ये सेकंड साल हो गया। इसका आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों से आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 6600 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि दीवार को खिड़की कहा जाता है, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, दरवाजा को फर्श कहा जाता है, फर्श को छत कहा जाता है, तो और छत को रोशनदान कहते हैं, तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा। तो दोस्तों व्यक्ति कहाँ खड़ा होता है, व्यक्ति दोस्तों कहाँ पे खड़ा होगा, दरवाजा पे खड़ा होगा ना, और दरवाजा को हम लोग क्या बोलते हैं, छत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा, सॉरी, व्यक्ति जो है ना फर्श पे खड़ा होगा, और फर्श को हम क्या कहते हैं, छत कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि हिंदी का सवाल है, यहाँ पे कह रहा है आपको क्या करने के लिए, मुहावरा का अर्थ चुनने के लिए कह रहा है कि जूतियां चटकाने फिरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि मारा मेरा फिरना। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दे रखी है। ऑप्शन डी जो हमारे पास है जागृत, ये सही दे रखा है। दोस्तों आप तो सोचिएगा कि ये सही है, तो ये सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन डी जो है ये सही है। अनुराग का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, जो अनुराग है इसका विलोम होता है कौन सा, विराग। ठीक है, शुद्ध शब्द यहाँ पे आशीर्वाद का शुद्ध शब्द यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस बात को। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है ना आशीर्वाद, यही क्या होगा, शुद्ध शब्द यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से इनमें से एक ही शुद्ध है, उसकी पहचान कीजिए। छीन लिखा हुआ है, तो कौन सी ऐसा जो शब्द है वो सही सही लिखा हुआ है, आपको ध्यान से देखना होगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास छीन जो है ना ये सही लिखा हुआ है, बाकी अन्य सही नहीं लिखे हुए हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत कंजूस होना। ठीक है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सबको चूज करना है कौन सा स्त्रीलिंग होगा। तो जो मित्रता होती है दोस्तों ये क्या होता है आपके पास, तो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सभी पुल्लिंग यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है यहाँ पे। तो कौन सा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है, मो है, त है, द है, व है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन हो जाएगा, जो वो हमारे पास है यही क्या होगा, अंतस्थ व्यंजन यहाँ पे हो जाएगा। अंधकार का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों अंधकार का विलोम क्या होता है, प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश होता है। अली, मधु, मधुकर, ये किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो अली हो गया हमारे पास, मधु हो गया और मधुकर हो गया, ये किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना होगा, ये जो होते हैं आपके पास भौरा के क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हमारा होगा। देखिए एंटोनिम्स बताना है किसका, ऑनेस्ट का। तो ऑनेस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है। इसका उल्टा क्या होगा, बेईमान होगा। ऑप्शन बी यानी करप्ट हो जाएगा, करप्ट व्यक्ति। यहाँ पे आपको साइनो बताना है किसका, बार्गेन का। ठीक है दोस्तों, अ, जो बार्गेन होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, मोल जोल करने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डील करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है किसका, ग्रुप्स ऑफ बीज। ग्रुप्स ऑफ बीज यानी कि बीज के ग्रुप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, इसे बोलते हैं हम लोग स्वाम, यानी कि मधुमक्खियों का समूह कहते हैं। बीज मतलब क्या होता है, मधुमक्खी होता है ना, तो मधुमक्खियों का समूह क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्वाम कहते हैं। अगला प्रश्न आपके पास ये एरर है, आई हैव सीन ए मूवी ऑन स्कूलिंग यस्टरडे। ठीक है, इसमें कौन सा दोस्तों गलत होगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो
इसमें जो गलत होगा दोस्तों आपके पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आई हैव सीन। यहाँ पे दोस्तों आई हैव सीन यस्टरडे लिखा है दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है इसका मतलब क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। और हैव सीन पास्ट में होता है क्या, ये हैव सीन जो है ये पास्ट में नहीं होता। इसको पास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई हैव सीन की जगह पर आई सॉ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आई सॉ होता, आई सॉ ए मूवी ऑन स्कूलिंग यस्टरडे, तब सही होता। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स, यानी कि मुहावरे का अर्थ बताना है। बेड आयरन, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बेड लक। क्या होता है, बेड लक होता है। चलिए हम लोग कंप्यूटर को दुनिया में बढ़ते हैं और पहला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे कि हमलावरों द्वारा अपने सफरिंग उपयोगकर्ताओं से विभिन्न विवरण प्राप्त करने के लिए कौन सी सामान्य वेब स्क्रिप्टिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो जो स्क्रिप्टिंग भाषा होती है वो कौन सी होती है आपको ये बताना है। अब ध्यान से देखिए, इसका आंसर चुनिए। ये दोस्तों पेरी और क्या होते हैं, जावा स्क्रिप्ट होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय डिस्क नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा चुंबकीय डिस्क नहीं है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो फ्लैश होता है ना, ये चुंबकीय डिस्क नहीं है। बाकी फ्लॉपी, जिप और जो विनचेस्टर होते हैं सभी सभी क्या होते हैं, चुंबकीय डिस्क होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन आपके पास है पहला कि कर्नल पूरे कंप्यूटर सत्र के दौरान मेमोरी में रहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिसे चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे ऑप्शन क्या है हमारे पास है, तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि कर्नल बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग होता है। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि कर्नल वह प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही दे रखा है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। तो गलत हमको चूज करना था ना, तो गलत यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर बी है ना, ये गलत होगा, ठीक है। जबकि कर्नल पूरे कंडक्टर सत्र के दौरान मेमोरी में रहता है, ये भी सही दे रखा है। तो गलत क्या है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा आपके पास जो स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं है, और लाइन नंबर है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, और कॉलम लेटर्स है, एंड सेल एड्रेस है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, कॉलम की संख्या, यही क्या होते हैं, स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं होता। बाकी पंक्ति की संख्या होती है, कॉलम के अक्षर होते हैं और सेल पता होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैध एन्कोडिंग प्रारूप है। तो कौन सा एक वैध एन्कोडिंग प्रारूप यहाँ पे होगा, UTF-8 जो है ना, ये क्या आपके पास एक वैध एन्कोडिंग प्रारूप हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पे लिखते जाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। आपको बताना है इस बार कि आपका स्कोर कितना बना है, ठीक है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताएंगे, लेकिन आप लोग तो हैं कि बताते ही नहीं है। पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है आप लोगों को। जो भी हो दोस्तों बताइएगा, स्कोर तो अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो स्टूडेंट वीडियो को देखते, इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो कोई देखता है कि हमारा मेहनत फालतू में जा रहा है। तो दोस्तों आप हमें कैसे पता चलेगा आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, हमको आपके कमेंट से ही पता चलेगा। जब कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। कमेंट्स करने में क्या जाता है दोस्तों, कुछ पैसा नहीं जाता है नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं जाता है। बस दोस्तों हम सोचते हैं कि आप कमेंट करेंगे ना तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ लड़का लोग जो भी स्टूडेंट है ना हमारे चैनल पर बहुत एक्टिव है, पढ़ाई करने वाले हैं, इसलिए कहते हैं कमेंट्स करने के लिए। बाकी और कोई मेरा पर्पस इसका नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो दोस्तों कौन सी होती है, हमारे पास इनपुट यूनिट होती है, ठीक है। अल्फा परीक्षण के तहत डेवलपर की साइट पर किया गया परीक्षण क्या कहलाता है। तो अल्फा परीक्षण के तहत डेवलपर की साइट पर किया गया परीक्षण जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है, उसे बोलते हैं अल्फा परीक्षण कहते हैं। कौन सा मालवेयर के प्रसार के लिए एक प्रसिद्ध तकनीकी माध्यम है जो स्पैम और फिशिंग हमलों की समस्याओं का सामना कर रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ईमेल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ईमेल जो है इसका सामना कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी भी मोबाइल फोन पर संदेशों, संपर्कों और कैलेंडर को सिंक्रोनाइज करने की क्षमता को जोड़ता है, उसे एक्टिव सिंक्रोनाइज है। वो कौन सा है दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे वो होता है कौन सा, एक्सचेंज एक्टिव सिंक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेक्स्ट पेस्ट करते समय यदि गंतव्य में पहले से ही टेक्स्ट मौजूद है तो डिफ़ॉल्ट व्यवहार क्या होता है। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट व्यवहार क्या होता है, तो पेस्ट किया गया टेक्स्ट मौजूदा टेक्स्ट के साथ क्या होता है, मर्ज हो जाता है। यही इसका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट व्यवहार होता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि MS Excel 365 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन 0 से बड़ी वास्तविक संख्या उत्पन्न करता है और उसी दर्जनों
इससे दर्जनों अन्य चीज़ों के अलावा इससे सांख्यिकीय विश्लेषण, क्रिप्टोग्राफी, गेमिंग, गैम्बलिंग और प्रायिकता सिद्धांत के लिए वास्तव में सरल और पारंपरिक रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? रैंड का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट रूप से जीमेल में यूजर को हाल ही में प्राप्त हुए ईमेलों को सॉर्ट किया जा सकता है। तो ये 50 जो है ना, 50 जो है, तो 50 ईमेल को क्या कहते हैं? सॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एमएस एक्सेल में कितने डैश में पंक्ति, रो संख्या और स्तंभों कॉलम की संख्या एक डॉलर चिन्ह में होता है? तो किस में होता है दोस्तों? आपको बताना है। ये होता है आपके पास एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस दोनों में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा। किसी ईमेल पर लेवल असाइन करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है? ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन बी हमारे पास है ये कथन गलत है। बाकी पहला कथन पढ़ लेते हैं। किसी ईमेल पर लेबल असाइन करना उसे किसी विशिष्ट फोल्डर में जाने के समान है। पहला सही दे रखा है, दूसरा तो गलत है ही, तीसरा आपके पास भी सही है और चौथा भी आपके पास सही है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिकांश वर्ड प्रोसेसरों में निम्नलिखित में से किन कीबोर्डों शॉर्टकट्स का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड, एलिटाइज और अंडरलाइन करने हेतु प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हम लोग करते हैं Ctrl+B, Ctrl+I और Ctrl+U का इस्तेमाल करते हैं। यानी अंडरलाइन क्या करते हैं? Ctrl+U, इटैलिसाइज के लिए करते हैं Ctrl+I और जो बोल्ड के लिए क्या करते हैं? Ctrl+B का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपके लिए कंप्यूटर भी समाप्त कर दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की ओर और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि फ्यूज तार नहीं बनता है। जो फ्यूज तार होता है वो किसका नहीं बनता है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तो शीशा का बनता है, ठीक है, कॉपर का ये बनता है, एल्युमिनियम का बनता है दोस्तों। स्टील का जो है ना वो फ्यूज तार जो है वो नहीं बनता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिजली के उपकरण की धातु को निम्नलिखित से सुनिश्चित करने के लिए भू संपर्कित किया जाता है, यानी कि अर्थिंग किया जाता है, तो किससे सुरक्षित के लिए? तो दोस्तों ये सेफ्टी ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि इंस्टॉलेशन की सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं उसे? तो अर्थिंग करते हैं, भू संपर्कित करते हैं। भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज कितनी होती है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जब भारत में घरेलू वोल्टेज सप्लाई होती है तो उसको कितना होती है? 220 से 230 वोल्ट के बीच में होती है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित का प्रयोग आग बुझाने के लिए करते हैं? तो किसका इस्तेमाल हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं दोस्तों? आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो सूखा बालू है ना, यानी बिजली की आग बुझाने के लिए हम लोग सूखा बालू का भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर की लो क्रोड में ज्वलन करने का आयोजन निम्नलिखित घटाना होता है? तो ट्रांसफार्मर की जो लो क्रोड होती है, यानी आयरन क्रोड जो होता है, आयरन में ज्वलन करने का प्रयोजन किसको घटाना होता है? ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, वो होता है भंवरधार हानियों को कम, यानी एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे लो क्रोड में ज्वलन करने की प्रयोजन की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का बल आघूर्ण क्या होता है? द टॉर्क ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर इज, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का जो बल आघूर्ण होता है वो बल आघूर्ण क्या होता है दोस्तों? तो वो निर्धारित बल आघूर्ण से अधिक होता है। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पर है कि कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यानी कि प्रकाश ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, उस प्रकार की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति कहते हैं। ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि लोहे के क्रोड वाले सोलेनोइड की आकर्षण शक्ति होती है? तो क्या आकर्षण शक्ति होती है दोस्तों? तो वायु के क्रोड वाले सोलेनोइड से क्या होती है? अधिक होती है। यानी कि लोहा का जो क्रोड होता है ना, वो क्या होते हैं? वायु के जो क्रोड होते हैं उससे क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं? तो एक डीसी शंट मोटर को शुरू करने के लिए जो किस प्रकार के स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो स्टार्टर क्या होता है हमारे पास? तो 3 बिंदु 3 पॉइंट्स वाले स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? तो डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन डैश स्टेप प्रति चक्कर होगा?
तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 8 स्टेप प्रति चक्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मेगर का उपयोग निम्नलिखित मापने के लिए करते हैं। जो मेगर होता है, मेगर, इसका इस्तेमाल जो है वो किसको मापने के लिए किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो इंसुलेशन का प्रतिरोध होता है ना, इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए हम क्या करते हैं? मेगर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर है, इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों किसी भी फ्यूज का जो रेटिंग है ना 8 एम्पियर है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि 8 एम्पियर से अधिक धारा बढ़ने पर यह पिघल जाएगा। इसका मतलब यही होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है। तो किसको कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर परत चढ़ाई जाती है दोस्तों? तो आप ध्यान रखेंगे, जो भंवर धारा हानि होती है ना, यानी कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आर्मेचर कोर पर क्या होती है? परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लेमिनेशन की जाती है। अगला सवाल क्या है कि प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के तापमान में प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, उसे बोलते हैं धनात्मक ताप गुणक, यानी पॉजिटिव हीट कोएफिशिएंट कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में उत्पन्न होते हैं। जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कहाँ पर उत्पन्न होता है दोस्तों? तो आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? रोटर में। कहाँ पर होता है? रोटर में। यानी कि अल्टरनेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? रोटर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर होते हैं? रोटर में उत्पन्न होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि दो ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्तें निम्न में से क्या नहीं है? तो दो ट्रांसफार्मर के समानांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्तें क्या नहीं है दोस्तों? आप लोग ध्यान रखेंगे, वो है समान केवीए रेटिंग। ये दोस्तों नहीं है। बाकी आपके पास सेम फेज सीक्वेंस, यानी कि समान फेज अनुक्रम होना चाहिए, और समान आवृत्ति भी होना चाहिए, समान वोल्टेज अनुपात भी होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। बाकी दोस्तों केवीए समान नहीं होना चाहिए, इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, शर्त ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि मोटर के चलते समय इसके त्वरित होने में देरी का कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ये मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में, यानी जो त्वरण पैदा होगा में देरी हो जाती है, वो मतलब किस कारण से नहीं होती है? 3 कारण होगा जिससे होती है, एक कारण होगा जिससे नहीं होती है। आपको वही चूज करना जिससे नहीं होती है। तो दोस्तों आप तो ध्यान देंगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो है फॉल्टी कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि दोषपूर्ण संपर्क पॉइंट ये नहीं है। बाकी ओवरलोड यदि आप करिएगा, अधिक लोड दीजिएगा तो मोटर की गति क्या होगी? वो स्लो हो जाएगी। कम मेन वोल्टेज दीजिएगा तो क्या होगा? स्लो हो जाएगी। और साथ में आप दोषपूर्ण क्वालिटी वायरिंग कीजिएगा, तब जाके क्या होगा? आपके जो मोटर है उसकी गति क्या होगी? वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लघु परिपथ परिस्थिति में फ्यूज ना उड़ने का क्या कारण होता है? यानी कि जो शॉर्ट सर्किट सिचुएशन होता है उसमें जो है फ्यूज नहीं उड़ता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है कि फ्यूज की रेटिंग जो है बहुत अधिक होती है, इसलिए क्या होती है यहाँ पे? ये नहीं उड़ता है। कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। जो कार में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, देखिए बैटरी क्षमता होती है दोस्तों, वो एम्पियर घंटा हम लोग व्यक्त करते हैं। आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि बैटरी क्षमता किसमें व्यक्त करते हैं हम लोग? एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। साथ ही में यहाँ पे ये कह रहा है कि कारों में निम्नलिखित में से एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है कितनी क्षमता का? तो दोस्तों वो होता है कितना? 30 से 60 जो है एम्पियर घंटा की बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? कारों में, यानी कि कार में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2000 MVA 33 किलो वोल्ट रेटिंग वाले 3 फेज वियोजक की संयोजन धारा कितनी होगी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कितनी हो जाएगी आपके पास? तो 89 एम्पियर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है कि यहाँ पे एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर का करंट लेता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% दे रखा है। तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय शक्ति कितनी होगी? सक्रिय शक्ति आपको निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों जो एक्टिव पावर होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? VL cos फाई होता है। इसमें आप उसको पुट कर दीजिए, तो हमारे पास VL कितना हमारे पास है? वोल्ट 120 है। ठीक है, उसके बाद IL कितना है? 5 एम्पियर है। 5 और cos फाई दोस्तों कितना हमारे पास दे रखी है? तो 0.65, यानी कि ये जो है आप इसको चेंज कीजिएगा, 100 करिएगा तो आपको 0.65 हो जाएगा ना। इसी तरह दोस्तों आप सॉल्व यदि कर दीजिएगा तो आपके पास 390 वाट आ जाएगा। और 390 वाट कहाँ पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। दो सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच में होती है।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास है कि 10 से 5%। दूसरा ऑप्शन है कि 25 से 35%, 45 से 50 60% और 70 से 85%। तो सौर से अपेक्षित दक्षता होती है वो किसके बीच में होती है? आपको बताना दोस्तों, ये होती है 25 से 35% के बीच में हो जाती है सौर सेल की अपेक्षित दक्षता। आगे बढ़ते हैं, क्या किसी शक्ति केंद्र की अधिकतम मांग जो है ना 2000 किलोवाट है एवं अलग अलग भारों पर अधिकतम मांग 400 किलोवाट, 600 किलोवाट, 800 किलोवाट, 200 किलोवाट और 500 किलोवाट है। तो विविधता गुणांक का मान कितना होगा? तो दोस्तों विविधता गुणांक का मान आप कैसे निकाल लीजिएगा? बहुत ही सिंपल सा है। ये आप 400 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 200 प्लस कितना 500 कर दीजिएगा, बटे में 2000 से भागा कर दीजिएगा, आपके पास क्या होगा? विविधता गुणांक निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों इसे आप जोड़िएगा कितना होगा? 2500 हो जाएगा और 2500 बटे कितना कर देंगे हम लोग? 2000 कर देंगे। तो आपके पास जो कट के आएगा वो 1.25 आएगा और 1.25 कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि घरेलू केक के बेकिंग ओवन में तापमान किससे नियंत्रित होता है? जो घरेलू केक बेकिंग ओवन होता है ना, उसमें जो तापमान होता है वो किससे नियंत्रित होता है आपको बताना है। वो होता है किससे? थर्मोस्टेट से क्या होती है? नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। 50 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 40 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर का मान कितना होगा? प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर आपको बताना है दोस्तों। प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर होता है ना, वो अधिकतम मांग बटे प्लांट की क्षमता गुना लोड फैक्टर होता है। यानी आपको अधिकतम मांग कितनी है? 50 है ना। 50 अधिकतम मांग कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पे सॉरी 40 मेगावाट है, तो 40 लिखेंगे यहाँ पे। बटे में क्या करेंगे? प्लांट की क्षमता कितनी है? 50 है, 50 कर देंगे। ठीक है, अब गुना में क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग? लोड फैक्टर कितना मेरे पास है? तो 50% है, तो 50% कर देंगे। अब 50% में जो हटाएंगे नीचे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए। 50 50 कट जाएगा, 4 से 4/10 कितना होता है? 4/10 कीजिएगा दोस्तों तो 2/5 आएगा, और 2/5 को 0.4 कीजिएगा और गुना 100 कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 40% आपका आ जाएगा। और 40% क्या होगा? इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। 250 आरपीएम पर निर्धारित गति वाली जल टरबाइन अल्टरनेटर से संयोजित है। 50 हर्ट्ज पर शक्ति उत्पादन के लिए जनित्र में ध्रुवों की संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल दोस्तों, एनएस बराबर क्या होता है? 120 एफ बाय क्या होता है? पी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछना है? कितना आरपीएम है? 250 आरपीएम दे रखा है ना, तो 250 लिखेंगे यहाँ पे और 120 लिखेंगे। एफ की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है? एफ की वैल्यू हमारे पास 50 दे रखी है और पी हमको निकालना है, पी यहाँ पे लिख देंगे। तो 50 पंजे कितना होता है? 250 होता है ना। ठीक है, और 5 से करेंगे इसे तो 24 पंजे 120 होता है। यानी पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? हमारे पास हो जाएगी 24 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ रही होगी। दोस्तों समझ में आ रही है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा मन हो तो। बाकी आप लोग करते तो नहीं है, क्या ही कर सकते हैं आप लोगों को। कोई बात नहीं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग पढ़िए, शायद करने का मन होगा तो कीजिएगा, नहीं करने मत कीजिए, लेकिन पढ़िए। अगला होता है कि विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का कारण क्या हो सकता है? तो विद्युत उपकरण में जो स्पार्किंग है इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों? तो ये होता है ढीला कनेक्शन। यानी कि आप विद्युत कनेक्शन जो दीजिएगा ना, उसमें ढीला कनेक्शन आपको नहीं देना है। यानी उसमें आपको क्या करना है? टाइट से बांधना है उसको, ढीला आपको छोड़ ही नहीं सकते। यदि आप छोड़िएगा ना, यही सब होगा। क्या होगा? स्पार्किंग स्पार्किंग से होना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 चरण परिपथ के सममितीय ब्रेकिंग धारा को ज्ञात करें। 33 किलो वोल्ट तेल सर्किट ब्रेकर को 1200 एम्पियर और 2000 एमवीए रेटेड किया गया है। तो इसे आप कैसे निकालिएगा? तो दोस्तों यहाँ हम कर देंगे 2000 गुना 10 पावर कितना 6 कर देंगे, और बटे में दोस्तों कितना √3 गुना 33 गुना 10 पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 35 जो है आपके पास के ए आएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहे हैं यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर कितना होता है? जो द पावर फैक्टर ऑफ प्योर इंडक्टर, यानी प्योर इंडक्टर का जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, वो कितना होता है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये कितना होता है? 0 होता है, यानी 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है, यानी 0 होता है। टी बराबर अनंत पर शून्य प्रारंभिक स्थिति के साथ प्रेरक निम्नलिखित पर कार्य करेगा। तो प्रेरक दोस्तों किस पर काम करेगा? तो लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट पर यह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि पदार्थ का अंतिम प्रतिबल 4 किलोग्राम प्रति mm स्क्वायर है एवं सुरक्षा का घटक सेफ्टी फैक्टर 5 है, तो सुरक्षित कार्य प्रतिबल ज्ञात कीजिए। सुरक्षित कार्य प्रतिबल कितना हो जाएगा? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 4/5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 0.8
केजी और प्रति mm² हो जाएगा। तो कहाँ दे रखा है 0.8, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है। जो ओवरहेड टेलीफोन लाइन होती है दोस्तों, किसकी बनी होती है आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप उसका आंसर ढूंढेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो कॉपर की तार की बनी होती है ओवरहेड टेलीफोन लाइन। अगला है आपके पास कि इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। जो इंसुलेशन सामग्री है इस पर नमी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों इस पर नमी का प्रभाव पड़ता है परावैद्युत हानि में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यदि स्लॉट की संख्या 20 है तथा पोल 4 है तो कह रहा है कि क्या कर रहा है, तो पोल दे ही रखा है, स्लॉट की संख्या दे ही रखा है, तो क्या निकाले, क्वेश्चन तो अधूरा लग रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्वाइल स्पैन क्या है निकालने के लिए, तो क्वाइल स्पैन कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, तो स्लॉट की संख्या बटे पोल की संख्या कर दीजिएगा। स्लॉट की संख्या कितनी है 20 है, पोल कितना है 4 है, काट दीजिए 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल दोस्तों आपके पास ये सवाल है। अगला है कि 16 कुंडली के 2 परत वाले वाइंडिंग के 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर में पोल पिच कितनी होगी, तो पोल पिच यहाँ पे कह रहा है कि इसमें पोल पिच कितना हो जाएगा, कितना देगा दोस्तों, 16 कुंडलियों के 2 परत है तो 8 दूनी 16 है ना, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। ठीक है, आप कितना है 4 पोल है, 4 पोल है। ठीक है, तो पोल पिच क्या है ना, पोल पिच क्या होता है, पोल पिच होता है कि कुल चालकों की संख्या बटे पोल की संख्या। तो कुल चालक हमारे पास कितने हैं 32 और पोल कितना है 4, काट दीजिए कितना में कटेगा 8 बार में, तो कितना हो जाएगा पोल पोल पिच कितना होगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा। कंपन करने वाली मोटर के दोष का कारण इनमें से क्या नहीं है, तो दोस्तों जो कंपन करने वाली मोटर होती है उसका जो दोष होता है इसमें क्या कारण से नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो फॉल्ट फ्री ग्राउंड कॉन्टैक्ट है ये नहीं है, बाकी कमजोर नींव होता है और अपसंरेखित मोटर होता है और दोष मुक्त वायरिंग होती है, ये सभी क्या होते हैं इसके होते हैं, बाकी ऑप्शन सी वाला नहीं होता है। 3 फेज तुल्यकालिक मोटर द्वारा उत्पन्न फेज वोल्टेज नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा फिर थ्री, आपको क्या बताया थ्री जो मतलब 3 फेज में क्या होता है, आप तो ध्यान आप पता होगा कि RYB होता है, आप ध्यान रखेंगे RYB RYB RYB, रट लीजिए रट लीजिए रट लीजिए, जितना बार चाहे रट लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा है आपको RYB 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 होता है। ठीक है, यानी कि रेड येलो ब्लू यह फेज क्रम है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है यहाँ पे कि यदि 8 ध्रुव प्रेरण मोटर के स्टेटर में ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है एवं घूर्णक में ईएमएफ की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है तो स्लिप का मान क्या होगा, तो दोस्तों स्लिप का मान कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो स्लिप 1.5 बटे 50 कितना हो जाएगा, स्लिप का मान क्या होता है आवृत्ति, ये ईएमएफ की आवृत्ति 1.5 बटे स्टेटर में ईएमएफ की आवृत्ति 50, ये सब काट दीजिए 0.03 इसका आंसर हो जाएगा। 0.03 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उपस्कर में विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों जो बिजली का फर्नेस होता है ना इसमें विद्युत धारा के उष्मन प्रभाव का यहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो स्क्वायर जो केज मोटर होती है प्रेरण मोटर होता है इसकी स्पीड को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, आपको ध्यान दीजिएगा समझिएगा इस बात को। तो सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके, साथ ही सप्लाई वोल्टेज घटा करके, यानी सभी के द्वारा जो है ना इसके स्पीड में क्या कर सकते हैं हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कि नियंत्रित करने मतलब क्या होता है कमी करना होता है। एक 3 फेज अल्टरनेटर के एक आर्मेचर में 120 स्लॉट है। ठीक है, अल्टरनेटर में 8 ध्रुव है, इसका स्लॉट कौन क्या होगा, तो दोस्तों इसका स्लॉट कौन क्या होगा आपको ये बताना है, इसको ध्यान से देना है। तो कितना 180 गुना 8 बटे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो आपसे काट लीजिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 दूनी 12 छतरी 18, ठीक है, और 2 चौके 8 यानी 4 तिया 12 होगा डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा होगा। एक स्टोव अवयव 230 वोल्ट लाइन से जोड़े जाने पर 50 एम्पीयर का धारा लेता है, एक ऊर्जा यूनिट खपत करने के लिए कितना समय लगेगा, तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि ऊर्जा यूनिट खपत करने के लिए कितना समय लगेगा, तो भी हमारे पास कितना दे रखा है 230 वोल्ट दे रखा है ना, सही है। अब हमारे पास आई हमारे पास कितना दे रखा है 15 एम्पीयर दे रखा है, हम सभी क्या जानते हैं एक यूनिट बराबर क्या होता है कि 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों टी हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा ई बट्टे ई बराबर क्या होता है VIT होता है ना, आपने पढ़ा होगा इस बात को, तो यहाँ से हम सॉरी हाँ, तो यहाँ से हम टी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ई बट्टे 230 गुना कितना 15 हो जाएगा ना। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1000 बटे कितना हो जाएगा 230 गुना 15 होगा। इसे आप सॉल्व कीजिएगा आगे बढ़ा करके तो कितना हो जाएगा 0.29 घंटा हो जाएगा, जो कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर
डी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन ट्रांजिस्टर स्थैतिक विद्युत में प्रभावित होता है। तो कौन सा ऐसा ट्रांजिस्टर है जो स्थैतिक विद्युत में प्रभावित होता है, आपको ये बताना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो मॉसफेट जो ट्रांजिस्टर होता है ना, यही क्या होता है आपके स्थैतिक विद्युत में क्या होता है, प्रभावित होते हैं। अगला सवाल है कि सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो सिंगल फेज मोटर है ना, वो स्वयं यानी कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती, आपको ये बताना है। आपको पता होता है ना, बताइएगा, हम आपको बता देते हैं। क्योंकि दोस्तों स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, इसलिए जो क्या होती है, ये स्वयं चालू नहीं होती है। इसको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, बाहरी बल। यदि ट्रांसफार्मर में K बराबर 0 है, R1 बराबर 0.1 ओम है, तो द्वितीयक के रूप में समतुल्य प्राथमिक प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे निकाल लीजिएगा, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 ओम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसे निकाल ही सकते हैं। प्रदीप्ति के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या कहा जाता है। तो प्रदीप्ति के संबंध में जो अवमूल्यन गुणांक होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिग्रेडेशन इन द कंटेंट ऑफ इल्यूमिनेशन। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, लैंपों से प्राप्त प्रकाश की कमी होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। धारा जनित्र में लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संदर्भ में क्या सही है। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के संबंध में क्या सही है, आपको बताना है, ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों लैप वाइंडिंग का उपयोग कम वोल्टता के लिए और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए करते हैं। ठीक है, यही सही है। यानी कि लेप वाइंडिंग का उपयोग जो होता है ना, लेप वाइंडिंग का उपयोग जो होता है, हम लोग करते हैं कम वोल्टता के लिए और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक 1000 वाट का हीटर है, 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा हुआ है। यदि एक महीने में 30 घंटे का तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम 4 प्रति इकाई हो, तो महीने का बिजली बिल कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, महीने का बिजली बिल निकालने के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, पी हमारे पास कितना दे रखी है, 1000 वाट दे रखा है ना, बिल्कुल सही दे रखा है। समय कितना है दोस्तों, हमारे पास 30 घंटे है। ठीक है, और हमारे पास जो है और क्या दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, वी बराबर कितना है, 200 वोल्ट दे रखा है। अब हमको निकालना है कितना, कुल शक्ति व्यय निकालना है, कितना हो जाएगा, 30 किलोवाट घंटा हो जाएगा ना, क्योंकि एक घंटा में 30 चलता है। तो जो कुल शक्ति व्यय हमारे पास हो जाएगा वो कितना होगा, 30 kWh हो जाएगा ना, किलोवाट घंटा। तो खर्च हम निकाल लेंगे। तो जब 30 गुना 4 रुपये प्रति इकाई, तो 30 गुना 4 120 रुपये। 120 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। एक 110 VP द पोटेंशियल सिटी ऑफ पीटी, यह पीटी है ना, हाँ पीटी है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 110 VPT का प्रयोग वोल्ट मीटर के लिए साथ किया जाता है। इसका रीडिंग 24.5 वोल्ट है। मापी जाने वाली वोल्टता का मान याद कीजिए कितना होगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्या, V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I2/I के बराबर K होता है। तो यहाँ पर K का मान डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। तो ये कितना होगा, 24.5 बटे कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा यहाँ पे। तो V1 की वैल्यू आप निकालेंगे यहाँ से, तो 11 गुना 24 × 5 24.5 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 26.95 वोल्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मेगर के डायल पर चिन्हित की हुई माप श्रेणी डैश होती है। ठीक है, मेगर के डायल पर चिन्हित की गई माप श्रेणी क्या होती है, हम चाहते हैं इसका आंसर आप सभी लोग देंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यदि आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स जरूर दीजिए। जो भी आपका सही गलत जो भी है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपका सही होगा तो हम आपको थम्स देंगे, यदि आपका गलत होगा तो आपको हम सही बता देंगे कि क्या इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ हमने आपको समझाने में पूरी एफर्ट लगाई है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट साबित होगा। अभी आपको लगता होगा कि क्या ही देखें, देखिए जब एग्जाम आएगा दोस्तों, यही वीडियो आपको ध्यान आएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था और यही एग्जाम में आया हुआ है। तो वीडियो को आप देखते रहिएगा और वीडियो में अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।